बात है कि एक एमएलए सुबह चिट्ठी लेके आता है कि हमारा एसडीओ बदलना ये चाहिए। जो पार्टियां हैं वो क्या जन भावनाओं की कदर करती हैं? नहीं, टिकट मिलता है तो लड़ो, बाकी नहीं मिलता है तो लड़ो, आप चुनाव लड़ो, ये दबाव पब्लिक का है। मुनासिब पड़ता होगा, उनके मुवाफिक आता होगा, वो कर लिया होगा, उन्होंने क्या सोच के किया। पर ये है कि मैं अशोक गहलोत का माना जाता हूँ और इंदिराज गुर्जर, सचिन पायलट का माना जाता है। सारे काम काज का तो टिकट की दावेदारी मेरी पक्की है। और जो सर्वे आ रहा है कि आज सारे क्षेत्र में असंतोष है और लोगों ने दबाव, एमएलए नहीं चाहता है या एमएलए कहता है साहब वो घोड़ी लाओ, बाजा लाओ और मेरे से उद्घाटन कराओ। कई बातें आ रही हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई और जातिवाद का भेदभाव भी हुआ, कई तरह की बातें हुई। कई बार आपने देखा होगा, टीवी पे भी आया है, अखबार में भी आया है कि जो काम होने चाहिए थे वो नहीं होकर के नहीं होने वाले कामों में रुचि रखी, जिसके कारण दिया फिर सराधना जी आपने हमें धोखा दे दिया कई बार बैठ करके। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना जी, जो कि कहीं ना कहीं विराटनगर कस्बे में फिर से मैदान में हैं और विधानसभा में चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं। आज हम इनसे बातें करेंगे और आपको भी रूबरू करवाएंगे कि इनका राजनीतिक अनुभव क्या है और कहीं ना कहीं विराटनगर में आज की व्यवस्थाओं को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव में व्यवस्थाओं को लेकर किस रूप में ये देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सराधना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, 2 बार आप कहीं न कहीं जमारामगढ़ से एमएलए भी रह चुके हैं। उसके अलावा पार्टी में अनेकों पदों पर आप रह चुके हैं। मैं कहूँ तो उपाध्यक्ष, पीसीसी में आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार एमएलए भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं और विराटनगर में भी आप चुनाव लड़े हैं। तो एक बार तो आप मुझे हमें पूरी राजनीतिक जो आपका करियर है वो बता पाएँगे? उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस और चालू। मैंने 1988 में राजनीति शुरू की थी, ग्राम पंचायत चंदबाजी के सरपंच से मैं सरपंच रहा। उसके बाद मैंने कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस सेवा दल में मैंने एनटीसी कैंप किया, 15 दिन का कैंप होता है वो एनटीसी का, वो किया मैंने। उसके बाद मैं डीसीसी जयपुर में जनरल सेक्रेटरी का काम किया और बखूबी जनरल सेक्रेटरी का काम करते हुए अगले बार मुझे टिकट मिला और मैं 98 में एमएलए बना। 98 से लेकर 2008 तक, 2008 तक कंटिन्यू 10 वर्ष तक मैं विधायक रहा जमोरामगढ़ से, जबकि सरकार उसमें एक बार बीजेपी की थी और एक बार कांग्रेस की थी। इसके बावजूद भी निरंतर मैंने वहाँ पर विजय प्राप्त की। वहाँ के लोगों का बहुत प्यार था, बहुत सम्मान देते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, काम के लिए भी आते थे, काम के लिए बड़ी तसल्ली से बात करके बताया करते थे। इसके बाद वहाँ पर वो दिल्ली वो आ गया, वहाँ पर पुनर्गठन हो गया क्षेत्रों का। वो विराटनगर के बजाय वो जो जमोरामगढ़ पहले वाला था वो एसटी का हो गया और एसटी का वहाँ से जमोरामगढ़ से एक हिस्सा टूट करके कुंडला वाला मेरठ क्षेत्र विराटनगर में आ गया। और विराटनगर में आने के बाद विराटनगर के दो टुकड़े हो गए, एक शाहपुरा और एक विराटनगर। तो मैंने विराटनगर से यहाँ चुनाव लड़ा, मुझे टिकट मिला 2008 में, 4000 वोट से मैं हारा। 2013 में भी टिकट मिला, उसमें मैं सफल नहीं हो सका। 2018 में मेरा टिकट काट दिया। पूरी तैयारी के साथ था मैं और आम कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न था और इसके बावजूद मेरा टिकट काट दिया गया। और टिकट काटने के बाद भी पब्लिक का इतना दबाव था, कार्यकर्ताओं का इतना दबाव था कि मुझे निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन करना पड़ा। और मेरे नॉमिनेशन में जयपुर जिले में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी मेरे नॉमिनेशन में भीड़ थी। 10,000 से ऊपर लोग अपनी मर्जी से, बिना किसी साधन के, बिना किसी और कोई सुविधा के खुद आए और मेरा फॉर्म भरवाया। लेकिन बड़े नेताओं की कृपा रही, उन लोगों ने मुझे भरोसा दिलवाया, अगली बार आपको चुनाव में देखेंगे, अब की बार तो जो कुछ हो गया सो हो गया और आप इसको छोड़िए और जो जिसको टिकट दे दिया उसकी मदद कीजिए। इस तरह मैंने नाम मारा वापस ले लिया और फिर इसके बाद एमएलए दूसरा बन गया, इंदिराज गुर्जर। और अब 5 वर्ष निकल गए। 5 वर्ष में जो मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए थी बैठने की, जो मेरा पद, मेरा हक छोड़ने की जो मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हर कार्यकर्ता को ये कहा गया कि तू रामचंद्र सराधना का है, उसको कहकर पीड़ा पहुंचा गई, उसका काम नहीं किया गया। ये गांव तो भी रामचंद्र सराधना का है, ये आदमी तो रामचंद्र सराधना का है, तुम रामचंद्र सराधना के पास जाना छोड़ दो। ये बहुत सारी बातें ऐसी हुई और जातिवाद का भेदभाव भी हुआ, कई तरह की बातें हुई।
कई बार आपने देखा होगा, टीवी पे भी आया है, अखबार में भी आया है कि जो काम होने चाहिए थे वो नहीं होकर के नहीं होने वाले कामों में रुचि रखी, जिसके कारण नतीजा ये रहा कि आज सारे क्षेत्र में असंतोष है और लोगों ने दबाव दिया फिर कि सराधना जी आपने हमें धोखा दे दिया कई बार बैठ करके, अब की बार आप चुनाव लड़ो, टिकट मिलता है तो लड़ो, बाकी नहीं मिलता है तो लड़ो, आप चुनाव लड़ो। ये दबाव पब्लिक का है, लेकिन मैंने कांग्रेस में आस्था रखी है। कांग्रेस के लिए मैंने कई बार मेरा हक छोड़ा था और अब भी कांग्रेस में निष्ठा रखता हूँ। कांग्रेस से टिकट मांगा है, भरोसा है मुझे कि टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी आप जो हैं विगत 2 बार एमएलए रह चुके हैं और कहीं न कहीं इस जनता के प्यार प्रेम के अनुसार मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपको जनता बहुत अच्छा प्यार दे पाती है और आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी आप पर अपना प्यार जता पाएगी, आपको टिकट दे पाएगी? मेरी नेचर के हिसाब से मैं कहता हूँ, मैं किसी के भी बुरा नहीं, किसी से भी बुरा नहीं हूँ, पर लेकिन अशोक गहलोत जी के साथ जब से मैंने काम करना शुरू किया है, मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है, मैंने अपने आप को सम्मान पाया है। उनका प्यार और सम्मान जो अशोक गहलोत मेरे को नहीं, हजारों लोगों को ऐसा प्यार देते हैं, जो एक बार अशोक गहलोत से जुड़ गया वो टूटने का नाम नहीं लेता है और वो उनका पूरा ख्याल रखते हैं। रही बात टिकट की, तो टिकट की दावेदारी मेरी पक्की है। और जो सर्वे आ रहा है, वो कह रहे हैं बार बार सर्वे वाले को देंगे, सर्वे जिसका अच्छा आएगा उसको देंगे, जीतने वाले को देंगे। यदि विनिंग कैंडिडेट को यदि विराटनगर में टिकट देंगे तो मुझे टिकट मिलेगा, ये मेरा भरोसा है। अभी कहीं न कहीं स्थिति ये है विराटनगर क्षेत्र में कि लोगों में आपके प्रति एक अच्छा प्यार प्रेम या फिर देखें तो हर एक मैं भी जब कहीं आसपास के क्षेत्र में कवरेज के लिए जाता हूँ, तो चाय की थड़ियों पर चुनावी चौपाल होती रहती है और कहीं न कहीं आपकी चर्चा भी होती रहती है कि पुराने व्यक्ति हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं। तो क्या लगता है जनता के लिए आपका? जनता का सोच है वो बहुत देर से बना है। 2 बार मैं हार गया, मुझे वोटों की कमी रही, इसके बावजूद मैंने लोगों को छोड़ा नहीं और लोगों से कोई गलत बात नहीं करी, लोगों से व्यवहार मैंने खराब नहीं किया। जो मेरे से बन पड़ी मैंने उनकी सेवा की, उनका काम किया, उनकी मदद करी। और इन सब बातों के बावजूद मेरे कुछ सिद्धांत है राजनीति में। वो सिद्धांत ये हैं कि मैं जातिवाद नहीं करता, मैं पक्षपात नहीं करता, मैं दो के लड़ाता नहीं हूँ किसी को। हो सकता है तो मैं बैठा के राजीनामा कराता हूँ, राजीनामा से नहीं पार पड़े तो फिर कानून अपना काम करता है। मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। रही बात ऊंच नीच की, छोटी मोटी जात की या भेदभाव करने की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ये मैंने कभी देखा ही नहीं है। एसटी के लोग भी उतने ही मेरे लिए सम्मानीय हैं जितने और ओबीसी या अदर कास्ट के लोग हैं, और वो मुझे प्यार देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। आज साथियों, लोगों को कहता हूँ मैं, मित्रों, बड़ी बात ये नहीं कि आपके विकास के काम कितने हुए, बड़ी बात ये नहीं है आपका विकास का काम कितना नहीं हुआ। आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने मेरे जीवन में कभी ऐसा काम नहीं देखा जो अब की बार काम किया। जो कह रहे थे वो कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देता नहीं थकूंगा, और वही उन्होंने करके दिखा दिया। बड़ी अचंभे की बात है कि एक एमएलए सुबह चिट्ठी लेके आता है कि हमारा एसडीओ बदलना चाहिए, तो एसडीओ बदल गया। अब यहाँ पर देखोगे विराटनगर के आपकी प्रशासन की व्यवस्था, तो एक ईओ विराटनगर में भी, नगर पालिका में वही ईओ है और वही ईओ काम कर रहा है पावटा में एक ही। क्या ईओ की कमी है? नहीं, परंतु वो उनका सोच है कि एक ईओ से हमारा काम चल रहा है, इनको ही साधना पड़ेगा, दो को नहीं साधना पड़ेगा। ये स्थिति कई वर्षों से विराटनगर में रही। एक ही एसडीओ दोनों जगह काम करता रहा, फिर दूसरा आया, दूसरा भी दोनों जगह काम करता रहा, अब एक आया है, अलग अलग हुए हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था में मैंने कभी दखलंदाजी नहीं करी, ये तेरा ये मेरा कभी मैंने किया ही नहीं। जो भी आया उसका सम्मान किया और उससे काम करवाया। उससे काम नहीं हुआ तो मुझे गलती करी, हमने सब जनता के सामने कह दिया कि आपने ये गलती करी है, इसको ठीक करने की कोशिश करो। और ये मैंने लोगों में भावनाएं रखी हैं। आज भी विराटनगर के लोग जो याद करते हैं या प्यार देते हैं मेरे को, एक ही बात से देते हैं, ये आदमी ईमानदार है। आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता रामचंद्र सरादना ने 5 रुपया कहीं रिश्वत का लिया हो। मेरे पूर्व क्षेत्र जमरामगढ़ में भी जाके बात कर लो रामचंद्र सरादना के बारे में। आज भी वो की वही छवि मेरी, 15 वर्ष हो गए मुझे एमएलए नहीं हूँ, इसके बावजूद मेरी वो की वो छवि है और वो दुनिया वैसे ही प्यार करती है। उसके सबसे बड़ा कारण है कि आपका व्यवहार जनता से कैसा है। आप जाने वाले, काम लेने वाला, काम मांगने वाला परेशान होकर के जाता है विधायक के पास में कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही प्रशासन में, आप मेरी मदद करो। और उसका काम ये है विधायक का
कि उसकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाए और उसकी मदद करे। कहीं ना कहीं आपने कहा है कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी हैं, तो ये जो पार्टियां हैं वो क्या जन भावनाओं की कदर करती हैं? नहीं, ये पार्टी जन भावनाओं की कदर नहीं करेगा तो पार्टी बचेगी नहीं। रही बात ये अशोक गहलोत का, मैं एक खास आदमी हूँ ऐसा कोई कहता है तो वो भूल है। उसमें भूल मैं यूँ मानता हूँ, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता अशोक गहलोत की लाइन में हैं, अशोक गहलोत के पास में हैं। आज अशोक गहलोत एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ब्लॉक स्तर पर, पूरे राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर 10-5 आदमियों को नामजद जानते हैं। ये उनकी खासियत है। और इसीलिए वो आदमी एक सरल स्वभाव का आदमी, बहुत ही नॉर्मल तरीके से व्यवहार करते हैं, नॉर्मल तरीके से सब प्रशासन चलाते हैं। और सारे देश में आज अशोक गहलोत के प्रशासन की खूबी की भोज प्रचार हो रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कोरोना काल में इन्होंने क्या व्यवस्था करी, अकाल रात में इन्होंने क्या व्यवस्था करी। मैं कहता हूँ गंगा नहर जब आई थी तो महाराजा गंगा सिंह जी नहर लेके आए थे, उस समय उनका व्यवस्था थी, उनका प्रबंध था। तो अभी कोरोना काल का और अकाल का प्रबंध कभी पढ़ा जाएगा, अशोक गहलोत का प्रबंध पढ़ा जाएगा, ये इतिहास में साक्षी रहेगा। आज जो काम किए हैं विकास के, जो ये विधायक लोग कहते हैं हमने ये किया हमने वो किया, सबसे बड़ी भूल उनकी ये है, उन्होंने कभी नहीं कहा अशोक गहलोत ने ये काम किया, कभी नहीं कहा कि अशोक गहलोत की सरकार ने काम किया। ये मैंने काम किया है, ये मैंने काम किया है। ये बहुत बड़ी बुरी आदत हो गई है। इसलिए आज जनता सब त्रस्त है, परेशान है, इसीलिए रामचंद्र सरावना को याद कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट भी देगी। और जनता जिस हिसाब से लग रही है, जिस तरीके से मेरे से व्यवहार कर रही है, जिस तरह मुझे उत्साह दे रही है, मैं उनका बहुत ही स्वागत करता हूँ, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये लोग किस तरह से मेरे साथ लगे हुए हैं। आज की तारीख में कुछ भी नहीं हूँ, इसके बावजूद में मुझे पूरा सम्मान, पूरा प्यार मिल रहा है। विराटनगर की जनता का मुझे भरोसा है कि मुझे टिकट भी मिलेगा और मैं चुनाव भी जीतूंगा। अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आपने विकास कार्य भी गिनवाए हैं, तो कुछ ऐसी कमियां भी तो रही है जनता के मैसेज में, कि जैसे कि इन दिनों क्राइम की स्थिति पूरे राजस्थान भर में, और कहीं ना कहीं कुछ आपके जैसे राजेंद्र हुड्डा जी की लाल डायरी थी, मुनेश जी थे गुजर साहब, तो कई ऐसी बातें रही हैं जिनसे कहीं ना कहीं लोगों में के मैसेज भी अलग है। इसके लिए आप क्या कहना है? ये राजनीतिक मुद्दे हैं, लोग बनाते हैं, अपोजिट साइड में रहते हैं, विरोध पक्ष में होते हैं, वो कोई को अपनी बात को चलाने के लिए, कोई बात निकालने के लिए करते हैं। और लाल डायरी की बात जहाँ तक होती है, मुझे उसमें बड़ा आश्चर्य लगता है। वो लाल डायरी कौन सी थी? जिस दिन लाल डायरी गुड्डा जी ने दिखाई थी विधानसभा में, उस दिन 20-25 विधायक थे बीजेपी के जिनके हाथों में लाल डायरी थी। सबके हाथों में लाल डायरी थी। वो कौन सी लाल डायरी थी? वो कहाँ चली गई? और लाल डायरी यदि किसी के पास थी तो उस लाल डायरी को, ऐसी रहस्य में लाल डायरी थी तो उसका कोई न कोई उन्होंने फोटोग्राफी करी होगी, कहीं उसका व्हाट्सएप पे डाला होगा, कहीं उन्होंने लिखा होगा, रिकॉर्ड रखा होगा। वो कहाँ है रिकॉर्ड? अचानक वो चुप क्यों हो गई है? और यदि ऐसा है, गुडा जी बहुत स्वतंत्र विचारधारा के आदमी हैं, मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उस डायरी में ये कहा बताया कि इन्होंने सरकार चलाने के लिए विधायकों को पैसा दिया या राज्यसभा के लिए लोगों को पैसा दिया। तो ये तो इन लोगों को भी दिया होगा, गुडा जी भी उसमें शामिल होंगे। गुडा जी ने भी 2 बार बसपा से जीत करके कांग्रेस को सहयोग किया था, कांग्रेस को मदद करी थी, कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो इनको लेन देन इनका भी नाम होगा। तो इन्होंने ये नहीं सोचा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, जब ईडी का छापा पड़ा, ईडी इतनी महत्वपूर्ण शाखा है, महत्वपूर्ण एक ब्रांच है कि चिड़ी भी वहां पर नहीं मार सकती। उसकी जहां पर उन्होंने सीज किया है और जहां पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, उस एरिया में दूध चिड़ी भी पाव नहीं मार सकते। फिर वो लाल डायरी निकली कैसे? और फिर उसमें से यदि लाल डायरी लेके आया है तो वो कितना अपराधी होगा आदमी। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे पर कितना बड़ा मुकदमा हो जाएगा ईडी का, अगर हमारी कस्टडी में से तो लाल डायरी निकाल के ले गया। ये सब बातें गौण है, इसलिए हो जाती हैं कि उनका कोई महत्व नहीं रहा। कुछ दिन चला है लाल डायरी, नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने भी लाल डायरी का जिक्र किया था, लेकिन वो चल नहीं पाई क्योंकि वो गलत थी, उसमें कोई दम नहीं था। अभी कहीं ना कहीं आपने एक प्रदेश स्तर की बात की है। अगर सराधना जी अपन बात करते हैं विराटनगर विधानसभा की, और विराटनगर विधानसभा में कई ऐसी स्थितियां आपने नोट भी की होंगी और जनता से सुना भी होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए तो लोग देखो कहते ही हैं कि सराधना जी अच्छे व्यक्ति हैं, और कुछ व्यक्ति देखो बुराई भी करते हैं। ये तो देखो आम जो राजनीति है उसमें सभी में चलता है। लेकिन आप यहाँ के जो विकास कार्य हैं, वर्तमान जो विधायक है
उनके विकास कार्यों को आप कितना नंबर दे पाएंगे? कैसी व्यवस्थाओं में उन्होंने विकास करवाया है? ये व्यक्तिगत रूप से कोई एक विधायक की बात नहीं करें, सारे राजस्थान में, यहाँ तक कि बीजेपी का जहाँ पर विधायक था वहाँ भी विकास के काम हुए हैं। ये तो अशोक गहलोत की करामात है। उस आदमी का सोच देखिए, जो जो उन्होंने कार्यक्रमों की घोषणा की है, सब लोगों ने कहा था बीजेपी वालों ने कि पैसा कहाँ से लाएंगे, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अब दवाई फ्री कर दी, 25 लाख तक का इलाज फ्री करवा रहे हैं लोगों को। और ये अभी इन्होंने जो इसमें कम महंगाई की राहत दी है, उसमें पैसा लग रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये अशोक गहलोत जी की खुद की करामात है। कितनी भी बड़े संकट आए हैं उनके पास में, सबको झेलते हुए, सबसे निकलते हुए आज कांग्रेस की छवि बनी है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये कोई एक व्यक्तिगत एमएलए को टिकट वो नंबर देने की बात नहीं है। ये व्यक्तिगत रूप से अशोक गहलोत को श्रेय जाता है, उनकी स्कीम को जाता है, उनकी नीतियों को और रीतियों को जाता है कि उनको 100 में से 100 नंबर मिल रहे हैं। उस आदमी ने जो अपने घोषणा पत्र दिया था, उस चुनाव घोषणा पत्र का मैं समझता हूँ 95% कंप्लीट कर दिया उन्होंने। और ये पहला मौका है जब एक राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र के आधार पर चलती है और घोषणा पत्र को पूरा करती है। जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं की थी उनको पूरा करने की कोशिश की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या राजनीतिक जो पार्टियां हैं, कोई नेता हैं जो वादे करते हैं, क्या वादे, चुनावी वादे पूरे कर पाते हैं? चुनावी वादों की बात करो तो इंसान होगा तो वादे पूरे करेगा ही करेगा। यदि नेता सही है तो वादा पूरा करेगा ही करेगा। नहीं वादा करेगा तो वो कितने दिन चलेगा? झूठे काम से नहीं चल सकता। मेरे बारे में एक छवि बनी हुई है और उसको पालन करूंगा मैं अक्सर से, कि रामचंद्र सरादन ने किसी काम का वादा किया है, वो काम 100% होगा। और नहीं होने वाला होगा तो हम हाथ जोड़ लेंगे कि 6 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ और इसको इस तरीके से करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी कभी मैंने झूठ नहीं बोला, कभी वादा खिलाफी नहीं करी। और जहाँ पर प्रदेश लेवल की बात करो तो प्रदेश लेवल में क्या, मोदी जी ने कितने वादे किए, और जो वादे किए उनके लिए उनके गृह मंत्री ने कह दिया वो तो चुनावी वादे थे, उनका क्या? नहीं, ये बहुत गलत बात है। चुनावी वादा होता है, उसी के आधार पर जनता वोट करती है, उसी को मान के चलती है कि ये हमारा ये काम करेगा। और वो काम जब नहीं होता है तो जनता दुखी होती है, जनता उसको बदल लेती है, पलट देती है और गालियां निकालती है। ये देखते हो आप, आम आदमी की बात है ये। कहीं ना कहीं विराटनगर वासियों में एक ये मैसेज बना हुआ है कि वर्तमान विधायक इंद्राज गुर्जर जो है वो तो सचिन पायलट खेमे का है, और कहीं ना कहीं आपका जब नाम आता है सराधना जी तो ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वो करीबी है। तो मेरा मानना है कि अभी आगामी चुनावों में, आपने कहा अभी अशोक गहलोत जी के लिए कि कई ऐसे नेता हैं उनके नाम उनके मुख जुबानी रहते हैं, तो इन जनता के लोगों में जो मैसेज है कि मुख्यमंत्री के करीबी जो है वो आप बताए जा रहे हैं, रामचंद्र सरादना बताया जा रहा है, और दूसरी बात अगर सचिन पायलट की बात करें तो उसके करीबी विधायक इंद्राज गुर्जर बताए जा रहे हैं। तो अब वर्तमान समय में जो आगामी चुनाव होंगे उनमें टिकट प्रणाली को आप किस रूप में देखेंगे? टिकट के आधार कई होते हैं। पार्टी ने कहा विनिंग कैंडिडेट को देंगे, सर्वे में जिसका नंबर आएगा उसको देंगे, जनता जिसको चाहती है उसको हम टिकट देंगे। लेकिन जो आपने बीच में बात कही है कि मैं अशोक गहलोत का माना जाता हूँ और इंदिराज गुर्जर सचिन पायलट का माना जाता है, सारे कामकाज का तो पिटारा खोला अशोक गहलोत ने। सरकार तो आज अशोक गहलोत की है। और फिर भी कोई ये कहे या एमएलए कहे कि मैं सचिन पायलट का हूँ, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत कहाँ से अलग अलग हो गए? वो एक ही सरकार है और एक ही सरकार में दोनों सरकार कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, दोनों पार्टी का काम कर रहे हैं। फिर अलग अलग बांटना ये लोगों का ख्याल है और ये झूठे ख्याल है, केवल मात्र मन को शांति देने के लिए है। और अशोक गहलोत के पास मैंने पहले ही बता दिया, उनके पास यदि कोई चला गया तो उसको कभी ना नहीं किया और उससे मिल जुड़ गया, वो कभी टूटा नहीं है। मैं नहीं समझता इतना काम देने के बाद भी ये लोग अपनी यूँ सोचते हैं मैं उसका हूँ मैं उसका हूँ। मैंने कभी महसूस नहीं किया। और रही बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट के पिताजी राजेश जी पायलट एक बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने मुझे राजनीति में सबसे पहले वो लेकर के आए थे। उन्होंने मुझे टिकट दिया था, मैं एमएलए बना था और उसके बाद में मैं लाइन पकड़ ली, मैंने राजनीति की। मैं बड़ा एहसानमंद हूँ उस आदमी का, वो मेरे लिए बहुत महान थे। लेकिन उस समय भी, उनके कार्यकाल में भी अशोक गहलोत जी बहुत मुझे प्यार देते थे, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री वो रहे थे। अब मैं राजेश पायलट साहब ने कभी मुझे मना नहीं किया तुम ऐसा मत करो। उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि मैं, तुम आगे बढ़ेगा, काम करता रहे, ईमानदारी से चलता रहे। उसी बात में मैं आज चल रहा हूँ, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी कहा कि कोई अगर अच्छा नेता होता है तो वो जन भावनाओं की कदर भी करता है और जो वादे होते हैं उन वादों को भी पूरा करता है। अभी विगत दिनों विराटनगर क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि विराटनगर क्षेत्र को कोटपुतली बहरौड़ जिले में जोड़ दिया गया और कहीं ना कहीं 72 दिन तक
विराटनगर व मेड़कुंडला क्षेत्र के जो लोग हैं, इधर 29 पंचायतें आती हैं और उधर पावटा क्षेत्र की 14-15 पंचायतें हैं। तो कहीं ना कहीं विराटनगर मेड़कुंडला क्षेत्र के जो लोग हैं वो 72 दिन तक धरने पर भी बैठे थे। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही रहा या फिर कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण या कुछ अपने लाभों के लिए ऐसा कुछ किया गया? विराटनगर क्षेत्र के लोगों की पीड़ा से मैं बहुत सहमत हूँ। और मैंने पहले ही कहा था, पहले ही दिन ही कहा था जब उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था और विराटनगर को बंद किया था। उस दिन कहा था पावटा की जो पंचायतें हैं, पावटा के आसपास वाली, उनको कोटपुतली से बहुत अच्छा फायदा है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। केवल विराटनगर तहसील जो अलग से एक इकाई है, इस तहसील के लोगों को जयपुर जिले में रहने का मन है तो ये जयपुर जिले में रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं, एक डेलीगेशन भी था, वो मुझे लेके गए थे, लोग सैकड़ों आदमी, हम 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और उनको बताया है कि विराटनगर के लोग पीड़ित हैं। विराटनगर एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक नगरी है, इसकी अलग एक अस्मिता है और इसको बनाए रखना हमारा जरूरी है। पांडव काल में भी ये विराटनगर का इतिहास बना है, इसलिए इससे छेड़छाड़ नहीं करके इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए, इनकी वास्तविकता को बनाए रखने के लिए इस विराटनगर को या तो शाहपुरा जिला बना करके शाहपुरा में जोड़ा जाए, नहीं तो फिर इसको जयपुर जिले में ही रखा जाए। और वो 72 दिन का जो चला, इनका धरना चला, उसमें मैं खुद भी बैठा हूँ, मैं खुद भी शरीक हुआ हूँ। और मैंने उसमें शरीक होकर के लोगों को कहा है मैं आपके साथ हूँ, इसमें जो भी मौका लगेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी मौका लगेगा मेरा, और तो मैं उसके लिए मदद करूंगा इन लोगों की। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जब मुख्यमंत्री ने पूछा, रामचंद्र सराद ने भी उस धरने में बैठा बताया, और 72 दिन का धरना चल रहा है, जाहिर सी बात हुई होगी किसी से हुई है, पर मुझे पता नहीं किसने क्या कहा। पर ये कहा गया वो तो बीजेपी का धरना था, वो तो रामचंद्र सरावना भी था, वो भी बीजेपी में शामिल हो गया। तो आज कोई मुझे बीजेपी का लंच लगाए या और कोई लंच लगाए, मैं विराटनगर के लोगों के साथ में हूँ। और ये दंश है, यहाँ की पीड़ा है, ये तकलीफ है विराटनगर के लोगों की, इसके लिए मैं हमेशा लगा रहूंगा। मेरा प्रयास बनेगा तो निश्चित रूप से इसको वापस या तो शाहपुरा को जिला बनाएंगे या फिर जयपुर में ही रहेंगे। अभी आप इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे, आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछले कई दिनों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वर्तमान विधायक ने उन धरना प्रदर्शन के दिनों कहा था कि कहीं ना कहीं ये तो जो बीजेपी वाले हैं, पावटा के भी जो बीजेपी के लोग हैं, इधर मेड़कुंडला क्षेत्र के सारे बीजेपी के लोग धरना दे रहे हैं, जैसे कि आपने हमें बताया भी है पहले। लेकिन ये बात कहाँ तक ठीक है कि बीजेपी के लोगों ने ही धरना दिया? क्या आप बीजेपी के थे उस समय? हम, ये तो उनको सोचने की बात है। जब रामचंद्र सरादना और इसके साथी बैठे हैं धरने में, तो ये बीजेपी का है क्या? वो कोई बीजेपी का या कांग्रेस का नहीं था, वो एक आम जनता का दर्द था, एक आम जनता की पीड़ा थी। उसमें ये हो सकता है कि बीजेपी वाले ज्यादा शरीक हुए हों, कांग्रेस वाले कम शरीक हुए हों। कांग्रेस के पार्षद भी उसमें बैठे, धरने में बैठे हैं, मैं भी धरने में बैठा हूँ, कई सरपंच भी उस धरने में शामिल हुए हैं, बहुत सारे लोग उस धरने में शामिल थे। और धरने में शामिल इसलिए नहीं थे शौक के लिए, वो किसी विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे थे, वो उनकी पीड़ा को बता रहे थे, पीड़ा को बखान कर रहे थे कि हमें बहुत तकलीफ होगी बहरोड और कोटपुतली में जाने की, क्योंकि ये कोटपुतली भी नहीं है, वो कोटपुतली से भी आगे बहरोड के पास है। तो वहाँ का एक कल्चर और उनका मिलना जुलना, अब अवेले को तो ठीक उनको मुनासिब पड़ता होगा, उनके मुआफिक आता होगा, वो कर लिया होगा, उन्होंने क्या सोच के किया, पर जनता का हित देख करके उन्होंने फैसला नहीं किया। ये फैसला बहुत गलत हुआ है। अभी जनता में चर्चा का विषय रहता है कि इन दिनों विकास कार्य खूब हुए हैं और अगर आपको पार्टी अपना प्यार दे पाती है, टिकट दे पाती है और आप आगामी दिनों में अगर एमएलए विराटनगर के बन जाते हैं, तो आपकी कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी जो वर्तमान विधायक ने कमियां छोड़ दी और आप उन कमियों को पूरा कर पाएंगे? कमियां बहुत सारी रही हैं और कमियां तो होती रहती हैं। ये विकास की बातें निरंतर चलती हैं, बिगड़ती हैं और बनती हैं। जो हमने रोड निकाले थे, उन रोडों पर इन्होंने चौड़ा कर दिया, ऊंचा कर दिया, उसको अपग्रेड करके कर दिया, ये हमने एमडीआर बना दिया, कोई भी नाम दे दो उसको भले ही। पर बहुत सारे रोड तो पहले के बने हुए थे। और अब आगे की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर बहुत सारी कमियां रही हैं। सबसे बड़ी विराटनगर में पानी की किल्लत है। और उसमें आश्चर्य और इस बात का कि वो पानी के लिए हमने जब एजिटेशन किया, हमने आंदोलन किया और वहाँ विराटनगर में एक धरना दिया बहुत तगड़ा, सारे अफसरों को बुलाया, एडिशनल कलेक्टर को बुलाया और एडिशनल एसपी को बुलाया, बैठ करके हमने बात करी, उनके सामने तय किया कि हम यहाँ के लिए जल्दी कोई व्यवस्था करेंगे। और उसमें सरकार ने मंजूर किया, किशनपुरा में ट्यूबवेल बन गए, सारी पाइपलाइन बिछ गई, सारा कंप्लीट हो गया। विराटनगर तक कनेक्शन नहीं हो रहा है, इसके अभाव में पानी नहीं मिल रहा है। ये तो कि कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा?
अब लोग कई चर्चा करते हैं साहब, एमएलए नहीं चाहता है, या एमएलए कहता है साहब वो घोड़ी लाओ बाजा लाओ और मेरे से उद्घाटन कराओ। कई बातें आ रही हैं, पर वो मैं इनमें सच्चाई नहीं मानता। मैं ये जरूर मानता हूँ कि कोई न कोई खामी रही है। यदि कनेक्शन हो जाता तो लोगों को पानी मिल जाता। आज विराटनगर के लोगों को 15-15, 20-20 दिन से पानी मिल रहा है। क्या करते हैं वो, उनकी क्या व्यवस्था होगी, उनका क्या इंतजाम करते हैं? ये बातें पानी की विराटनगर की नहीं, खास तौर से और लोगों और जगह भी, बहुत सारी जगह पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं पर इतनी बुरी हाल है कि पानी की व्यवस्था सारे होते हुए टंकी बन गई, कई जगह ट्यूबवेल बन गया, लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा है। भाई क्यों नहीं हो रहा है? ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन से करवाना चाहिए एमएलए को। ये सबसे बड़ी बात पानी की भी है। दूसरी बात, सड़कें तो टूटती रहती हैं, होती रहती हैं, जो बनी थी वो टूट गई हैं, अब फिर बन जाएंगी, बनती रहेंगी, तो ये कोई खास बात नहीं है। और विकास के काम निरंतर रहेंगे, अब से पहले भी रहे हैं और अब भी आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत